हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल टीचिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। ये क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे बनाए हुए, जो कि आपके आने वाले बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप चाहें तो आप इन्हें लिख सकते हैं, और इनके साथ ही मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लें। और इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स होंगे आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस कहने का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, और उनके थ्रू कुछ केमिकल चेंजेस करने के बाद आपको एक नया सब्सटेंस या फिर एक नया मटेरियल मिलता है, जिसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और इन्हीं के इक्वेशंस के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है इसके इक्वेशन का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज हम उस चेंज को कहते हैं जिसमें कि फिजिकली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज इज़ अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंसेस एक्सपीरियंसेस चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि शेप हुआ, साइज हो गया, या फिर आप कलर में चेंज कर रहे हैं, किसी के वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, अपीयरेंस में, स्टेट में, यानी कि एक ऐसा चेंज जिसको कि आप देख पा रहे हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ, इसमें ये चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ये चेंजेस दिख रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं कि इनमें फिजिकल चेंज हुआ है। इसके साथ और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, विदाउट मेकिंग चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो जिस रेशियो में आपको मिले हैं, आप उन्हीं रेशियो को ले कर के आप रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बन रहा है उनमें भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम हो रही है। यानी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। और फिजिकल जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि आप वापस से उसको अपनी पहले वाली स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। Physical change is a process in which the substance experiences change in its physical properties like shape, size, color, volume, appearance, state, etc. without making change in their chemical composition। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, रिवर्सिबल, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ केमिकल चेंज, तो आप यही लिखिएगा, डिफाइन फिजिकल चेंज यही लिखिएगा, ठीक है। A chemical change is a change of materials into another, यानी कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है मटेरियल्स का जिसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो दूसरे मटेरियल में बदल जाते हैं। another new materials with different properties and one or more than one new substances are formed। यानी कि केमिकल चेंज में मटेरियल्स जो होते हैं वो दूसरे नए वाले मटेरियल्स में बदलते हैं, और इनका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि पहले जो सब्सटेंसेस आपने लिया था, केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बना, उनका प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से अलग हो गया, ना कि फिजिकल चेंज की तरह सेम रहा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे कौन सा रिएक्शन भी कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, ठीक है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? ये एक प्रकार के प्रोसेस होते हैं इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। क्यों जाते हैं ये लोग केमिकल चेंज में? ताकि एक नया सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस बन सके जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? केमिकल रिएक्शंस कहा गया है। या फिर इसका सेकंड अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और टू सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट्स, आगे हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस यानी कि जो भाग लेने वाले होते हैं एलिमेंट, हम लोग उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बाद में रिएक्शन के बाद जो हम लोग को सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि एक इक्वेशन दे देंगे फिर उनमें से आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आइए इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर COMBIN यानी कंबाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, किसी भी चीज़ को ऐड कर देना। यानी कि हम इसमें ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा? ऐड के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अगर दो रिएक्टेंट्स लेकर के हम लोग किसी रिएक्शन को कर रहे हैं तो फाइनल जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो एक हो जाएगा। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें देखिए वही बातें बोल रही हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वह बनता है किससे? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से। इन्हें ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो एक नया सब्सटेंस देता है, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बार बार पूछा जाता है स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, और ये क्या होता है? एक्वस के फॉर्म में होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम। किसके फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में। ये पिछले साल पूछा गया था इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। स्लेक्ड लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। स्लेक्ड लाइम को क्यों यूज किया जाता है? वो जो घर पर हम लोग चूना वगैरह करवाते हैं उसी में स्लेक्ड लाइम यूज किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग कलर करवाते हैं घर में उसमें कौन सा सब्सटेंस रहता है? स्लेक्ड लाइम रहता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कलरफुल नोट्स है मेरा, नहीं? आइए अब इसे देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है 2 से 3 दिनों के बाद। हम लोगों ने देखा होगा कि घर में जो कलर होता है 2-3 दिन के बाद जो है उसमें एक शाइनी फिनिश आता है। तो ये शाइनी फिनिश क्या है? ये शाइनी फिनिश है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यही क्या करता है, जो स्लेक्ड लाइम होता है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड के फॉर्म में प्लस H2O वाटर। इसलिए हमारे वॉल्स जो होते हैं वो शाइन करने लगते हैं आफ्टर 2 to 3 days। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रिएक्टेंट। तो आप ये कहेंगे कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मॉलिक्यूल हो गया,
एटम हो गया, आयन हो गया, ठीक है, आर नोन एज रिएक्टेंट्स। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्टिंग स्पेसीज को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे जो कि केमिकल चेंज के अंडरगो में जाते हैं, ठीक है। अब वो रिएक्टिंग स्पेसीज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, जो आपकी इच्छा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, अब जो न्यू स्पेसीज बना है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, यही क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आया वही मेरा प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया है कि अगर सपोज़ कीजिए आपने ए और बी दो रिएक्टेंट लिए हैं, ये केमिकल रिएक्शन के अंडरगो में जा रहे हैं, तो सी बोल करके एक नया मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका है कि उसका जो स्टेट होता है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे सॉलिड है तो मान लीजिए लिक्विड में हो गया, लिक्विड में है तो मान लीजिए गैस में हो गया। अगर ये ना हो रहा तो क्या होगा, चेंज इन कलर में बदलाव हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई ना कोई गैस बन रहा होगा। चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। पांचवा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, वो पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। पीपीटी क्या होता है, वो जो चौक होता है उसके डस्ट के फॉर्म जो मिलते हैं, ठीक वैसा ही पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हुई कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बोले कि आप किसी के स्टेट को चेंज होते हुए देखते हैं तो आप ये पकड़ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो जा रहा है। तीसरा, कोई गैस अगर इवॉल्व हो रहा है। चौथा, कोई भी टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है। पांचवा, कि या तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। इसको शॉर्ट में हम लोग पीपीटी लिखते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर और इंडो का मतलब होता है अंदर। आइए अभी इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी क्या होगा, इसमें हीट जो होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे रिएक्टेंट्स के बाद, वो उनमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। इन्हें हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि कोयले का जलना, जैसे चूल्हे वगैरह में हम लोग देखते हैं, ठीक है। CH4 मीथेन है, प्लस ऑक्सीजन है 2O2, ठीक है, दोनों ही गैस के फॉर्म में है, ये नेचुरल गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, प्लस 2H2 ये भी गैस है, प्लस हीट हम लोगों को मिला, यानी कि ये हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। 2Mg मैग्नीशियम क्या है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन ले रहे हैं गैस। ऑक्सीजन क्या है, वो हम लोगों को एटमॉस्फेयर से मिलेगा। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते। तो इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब अगर कोई चीज़ जल रही है तो वो क्या देगी, हीट देगी, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी वेजिटेबल अगर डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि कंपोस्ट बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बहुत ही VBI है, इसको VBI लिख लीजिए आप, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान में क्या होता है, खाना हम लोगों का पच रहा होता है, यानी कि फूड क्या होता है, वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ताकि हम लोगों की टिश्यू जो है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज़ एंड ब्रेड
कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये बार बार टूटते हैं, क्यों, ताकि ग्लूकोज बन सके। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, और यही ग्लूकोज क्या करेगा, बाद में ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। कैसे, जो हम लोग जैसे मान लीजिए सांस ले रहे होते हैं तो हम लोग क्या ले रहे होते हैं, एक्चुअली में ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है वो उस ग्लूकोज के साथ में जाकर के कंबाइन कर लेगा। कहाँ पे, इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पिरेशन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो आप कहिएगा कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर रिएक्शन है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग फार्मूला देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसके साथ में आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो यहाँ से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस 6 वाटर बना और एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जिनमें आप हीट ले करके जो है रिएक्शंस को अपने कंप्लीट करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज विच ऑकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब जाहिर सी बात बोलते हैं अंदर की तरफ, यानी कि ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा। जैसे फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में कि हीट हम लोग सनलाइट से ले रहे हैं। 6CO2 + 12H2O, ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। सनलाइट क्लोरोफिल, कहाँ ये इंसिडेंट हो रहा है, क्लोरोफिल में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2HgO में अगर हीट दे रहे हैं हम लोग तो क्या बनेगा, मरकरी अलग बनेगा और ऑक्सीजन अलग इवॉल्व होगा। ठीक है, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बन जाएगा NH3 प्लस HCl बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस में मोस्टली हम लोग हीट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस हीट के थ्रू हम लोग जो है अपने रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि हीट जो है रिलीज़ हो रहा था और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रहा। ये चीज़ समझ में आया। आइए अब देखते हैं तीसरे टाइप को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोज होने का मतलब आप जानते हैं, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूट जाना, किसी भी चीज़ का ब्रोक हो जाना, है ना, ब्रोकन आउट। कोई भी चीज़ अगर टूट जा रहा है वो किस में आ रहा है, डिकम्पोज में। यानी कि कोई एक सिंगल रिएक्शन जो है वो जब ब्रेक करता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन में आ रहा है। ठीक है, ठीक इसके उल्टे फॉर्म में जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर में क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन आता है। दीज रिएक्शंस यूज़ हीट एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं। क्यों, ताकि वो डिकम्पोज कर दें किसको, रिएक्टेंट को। जैसे CaCO3, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम स्टोन हम लोग इसको बोलते हैं, को जब बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। अब इसके एप्लीकेशन में इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड वाला FeSO4, इससे हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर पूछा जाता है कि ये कौन से कलर में होता है, तो फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है। इसको भी जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है Fe2O3, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा है SO2 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना रहा है SO3। ठीक है, और एक रिएक्शन देखते हैं, लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि लेड नाइट्रेट जो होता है वो होता है कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता, ठीक है। इसको भी आप क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि मोस्टली जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये क्या बताता है, थर्म मतलब क्या, हीट, और डिकम्पोज करने का मतलब टूटना, यानी कि हीट देने से जो भी सब्सटेंसेस ब्रेक कर रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट में हमने हीट दिया है, हीट, ये टूट गया, ये बना क्या, लेड ऑक्साइड, जो कि होता है येलो कलर का, लेड ऑक्साइड होता है येलो। फिर हमने और क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये होता है ब्राउन फ्यूम्स का, ठीक है। और लास्टली हम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिली। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही सेकेंड टाइप को, ठीक है। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो में देख रहे हैं आप ELECTR, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं ये काम करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, यूज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिकम्पोजिशन में, ठीक है। कैसे, अब जैसे वाटर है, 2H2O है, ठीक है। इसमें हमने पास कराया इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डैम वगैरह में होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, ठीक है। दूसरा, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड किया, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, वैसे डैम में तो अलग और यूज होता है, ठीक है। 2NaCl, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड होता है 2NaCl, ठीक है। इसमें भी हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। ये क्या बना, सोडियम प्लस क्लोरीन में टूटा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक, ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं फाइनल बोर्ड में, इसलिए मैं इन्हें एक जगह लिख दिया हूँ ताकि आपको जो है कॉपी करने में आराम हो। फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यूज़ लाइट एनर्जी टू डिकम्पोज, लाइट एनर्जी से भी डिकम्पोजिशन होता है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर जो कि ग्रेइश वाइट होता है और क्लोरीन क्या हो जाता है, येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। इसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, ये भी येलो कलर का होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, सिल्वर जो होता है वो ग्रेइश वाइट में बदल जाता है और ब्रोमीन जो होता है वो ब्राउन हो जाता है गैस के फॉर्म में। और ये दोनों रिएक्शन किस में यूज होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जो कि अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज होता है फोटोग्राफी में, ठीक है। और ये हमारा चौथा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ ए टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड। यहाँ पर एलिमेंट क्या करेंगे, एक कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे। कंपाउंड कहने का मतलब क्या, जो एलिमेंट मिल करके बनाते हैं वो होता है कंपाउंड। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके जब एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो वो क्या बनता है, कंपाउंड, जो कि क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, यानी कि एक and takes the place of another element in that compound is called displacement single reaction। क्या बोलें कि जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि 3 दोस्त हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, एक और दोस्त आया, आप लोग तीनों एक साथ बैठते थे, ठीक है। अब वो अकेला आया, उसने क्या किया कि उसने आपके 2 दोस्तों को अपने साथ बिठा लिया, ठीक है। यानी कि आपका जो कंपाउंड था, यानी कि आपका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो फिक्स था 3 के साथ में, लेकिन अब जब वो आया तो उसने 2 को अलग कर दिया, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, अब जो
बॉन्ड था वो उसके साथ में हो गया, यानी कि वो जो कंपाउंड था वो अब उसके साथ में बन गया, आपके साथ में नहीं बना। अब आप क्या हो गए, फ्री हो गए। ऐसा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जिंक मेटल है कि ग्रे कलर होता है। कलर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो जिंक जो होता है वो जिंक मेटल ग्रे कलर का है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का, ठीक है। तो जब जिंक को इसमें ऐड किया गया तो जिंक ने क्या किया कि इसका जो SO4 था इसने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, तो ZnSO4 हो गया। ये हो गया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अब पहले सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का, अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, ठीक उसी तरीके से जब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जब ये रिएक्ट कर रहा है तो इसने क्या किया कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और इसके साथ में रिएक्शन कर लिया। तो ये बन गया FeSO4 एक्वस फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का और कॉपर बाहर प्लस कॉपर, ठीक है। Pb लेट के साथ में देखिए क्या हुआ, जब CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड इसके साथ में रिएक्ट किया, तो अब बताइए कौन किसको रिप्लेस करेगा। Pb क्या करेगा, Cl2 को पकड़ लेगा, इसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि एक सिंगल एलिमेंट रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड को दो पार्ट में ब्रेक करेगा और एलिमेंट किसी एक पार्ट के साथ में जा कर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसमें ना दोनों कंपाउंड आपको मिलेंगे, ठीक है। और दोनों कंपाउंड जो हैं वो एक दूसरे के एलिमेंट के साथ में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए जैसे सपोज़ कीजिए कि AB एक कंपाउंड है, ठीक है, और CD एक कंपाउंड है। ये दोनों रिएक्शन में जा रहे हैं, तो A क्या करेगा, A जो है वो D के साथ में बना लेगा AD, और B क्या करेगा, ये C के साथ में ऐड कर देगा ना BC। एक केस ये हो सकता है, या तो AB प्लस CD जो है A C के साथ में अपनी जोड़ी बना लेगा और B जो है वो D के साथ में अपनी जोड़ी बना लेगा, ठीक है। ऐसे जब रिएक्शंस होंगे, जब कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगा और कंपाउंड के एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो इन्हें कहेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और group of atoms in the reactant molecules are displaced by each other, देखिए वही बात कही जा रही है, is called double displacement reaction. It is also called precipitation reaction. एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि precipitate reaction लिखिए तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब चलिए कंपाउंड देखते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, BaSO4, यानी कि ये क्या हो गया, इसने इसको पकड़ लिया। अगर हम Na को अगर A पकड़ें, SO को अगर B पकड़ें और Ba को C और Cl2 को D अगर पकड़ें, तो A ने किसका साथ पकड़ा, A ने पकड़ा है D का साथ, NaCl, और B ने C को अपना साथ पकड़ लिया, इसे BaSO4, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बना, जो कि कर्डी वाइट PPT होता है, और सोडियम क्लोराइड बना। फिर AgNO3 जिसका फेमस नाम है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। देखिए फिर से इसको तोड़ते हैं, AgA NOB NaCBrD। अब ये क्या हुआ, Ag ने किसका साथ पकड़ा, Ag ने पकड़ा D का साथ, तो AgBr हो गया सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का, येलो PPT।
और NO3 ने Na का साथ पकड़ा तो बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया आपको? अब आगे देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? ये ऐसा रिएक्शन है कि जब एसिड या फिर एसिड के कोई भी ऑक्साइड जब किसी बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे हमेशा वो रिएक्शन न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O यानी कि वाटर। ठीक है, आइए अब इस टॉपिक का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट देखते हैं, क्योंकि बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो किसी भी सब्सटेंसेस के साथ में जा कर के चिपक जाएगा, ऐड हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को उससे भगा देगा। तो ऐसे जो भी रिएक्शंस होंगे हम उन्हें कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट में, इसे सपोज कीजिए, एक सेकेंड जरा मैं इसे फोल्ड कर लूँ। जैसे सपोज कीजिए कि X मान लीजिए कोई एलिमेंट है और यहाँ पर वो ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा है हमने ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराया मान लीजिए, और ये जो है ये ऑक्सीजन बाद में जा कर के इसके साथ में चिपक गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब साफ साफ समझिए ऑक्सीजन का जा कर के फाइनल प्रोडक्ट के साथ चिपक जाना, या तो क्या, या तो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का उससे हट जाना। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब भी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन जो है इसमें जाकर के ऐड हो जा रहा है ना, तो इसे कहेंगे कि हम ऑक्सीडेशन हुआ है। अब कहीं कहीं ऐसा भी आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा जिसमें जिंक जो है वो ब्रेक कर रहा है Zn2 प्लस में प्लस 2E। अब ये क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे निकल गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 2 प्लस कहने का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी इसके पास है, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। एक और देखिए 2H2S प्लस O2, यहाँ पर क्या हुआ 2S प्लस 2H2O। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बोलिए, ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन जो है इसमें जाकर के जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, ऑक्सीडेशन बोले। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा हम लोगों का, ऑक्सीडेशन में आएगा। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि
ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग क्या करें, रिडक्ट करना मतलब हटाना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या हटाएंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। मतलब जो जो आपने ऑक्सीडेशन में किया था ना, जस्ट उसका आपको अपोजिट लिख देना है, किस में, रिडक्शन में, ठीक है ना। जस्ट का अपोजिट लिख दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हटाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, रिमूव। और इसके साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा रिडक्शन। The process in which oxygen is removed from a substance or a substances gains electrons or hydrogen. एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 2KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। हीट दीजिए इसको, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस 3O2। ऑक्सीजन से क्या हो रहा, हट रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं हम लोग, the substances which can bring about oxidation of other substance is called oxidizing agent। इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है कि एक ऐसे सब्सटेंस जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन जो होता है वो करवाया जाता है अदर सब्सटेंस, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन एजेंट किसको कहते हैं, द सब्सटेंसेस विच कैन ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, जो कि ये बताया कि देखिए इसमें रिडक्शन हो रहा है, वही मेरा रिडक्शन एजेंट कहलाएगा। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा, रिमूव हो रहा, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं अगर आपको क्लियरली समझाऊं तो जैसे ये रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा एजेंट लग रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट लग रहा है, ठीक है, जिसने कि हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया यहाँ से, ठीक है। और ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दोनों ही लगते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडॉक्स, तो हम लोग कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। आइए अब समझते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन रियल लाइफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरोसन। ये जो फिनोमेना है जिसमें कि ओपन सरफेस मेटल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि आपको खुले में दिखेंगे, जैसे आयरन हुआ, लोहे की ग्रिल आपको लगी हुई दिखे, लोहे का गेट दिख रहा है, ये क्या होते हैं, ओवर द टाइम एयर, वाटर या फिर केमिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ख़त्म होने लगते हैं खुद से, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कि इनमें क्या लग गया, जंग लग गया, फिर कोरोशन हो गया। द phenomenon due to which open surface of metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion। तो जंग, जब मान लीजिए जंग लग जाता है लोहे की गेट में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोसन। इसलिए आप देखिएगा कि लोहे गेटों पर क्या किया जाता है, कलर करवाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे, कोरोसन ना हो। उसी तरीके से सिल्वर पे आपको ब्लैक कोटिंग हमेशा किया जाएगा और ग्रीन कोटिंग जो है वो कॉपर पे हो जाता है, तो ये हम लोग कहते हैं कोरोसन। जैसे बोलते हैं ना कि चांदी जो है वो काली हो गई है, जैसे चांदी का पायल हो गया या फिर एनी अदर थिंग जो कि ऑर्नामेंट्स में पहनते हैं, उसमें देखा जाए कि वो ओवर द टाइम क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और कॉपर जो, अगर कॉपर के वायर्स होंगे अगर आप उनको खुले में रखते हैं तो ये ओवर द टाइम क्या होते हैं, ग्रीन उन पर कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है। यही एग्जांपल्स हैं किसके, कोरोसन के।
पेंटिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर सम ऑफ द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोसन। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम, इसके केस में कोरोसन जो होता है वो वेस्टफुल होता है, क्योंकि इसमें कोरोसन होगा ही नहीं। इसलिए आप देखिए कि एल्युमिनियम की शीट्स जो होती हैं वो जब बिछाई जाती हैं तो ओवर द टाइम इसमें पेंटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्या है, कोरोसन प्रूफ है एल्युमिनियम। रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट volatile present in the food material resulting in the change of smell and taste in them। कैसे? अब देखिए कुछ कुछ जो होते हैं पैकेज मटेरियल होते हैं वो ओवर द टाइम, जैसे उनमें एक्सपायरी डेट वगैरह लिखा रहता है कि ये चिप्स जो है ओवर द टाइम आपको इतने टाइम में खा लेना है। तो उसके कहने का मतलब क्या होता है कि इस टाइम के बाद इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो क्या होगा, ओवर द टाइम वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, जितने पैकेट फूड होते हैं, चाहे वो खाने का हो, ऑयल हो, चाहे जो भी हो, उन सब पे आपको एक्सपायरी डेट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी वजह से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट वोलाटाइल, जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड मटेरियल में, ठीक है, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल। इसलिए क्या होता है, फूड का जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है और टेस्ट भी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेंसिडिटी उसमें हो चुका है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी कि बचाएंगे कैसे? तो फूड मटेरियल्स को आप एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए। इसलिए चिप्स वगैरह देखिए अब पैक होके आता है, उसमें एयर भरा हुआ रहता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, इसलिए फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, खाने को डाल के रखते हैं, तभी तो 2 दिन 3 दिन बाद खा सकते हैं उसको निकाल के, ठीक है। तीसरा क्या है, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, जैसे कि पोटैटो वेफर्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। इसलिए जो जितने भी पैकेट फूड होते हैं, जैसे चिप्स हो गया, लेस हो गया, कुरकुरे, ये वो सब में क्या रहता है, नाइट्रोजन भरी हुई रहती है, ना कि एयर, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा चैप्टर जो है वो फाइनल आ चुका है और बस 2 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपके नोट्स में डाल दूं। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको बर्न किया जाता है विथ अ डैजलिंग फ्लेम इन एयर या फिर ऑक्सीजन एंड चेंजेस टू वाइट सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को आप एयर में बर्न करते हैं और ये वाइट पीपीटी में बदल जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है इस रिएक्शंस का लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 Mg + O2, ये क्या बन जाएगा, 2 MgO सॉलिड, ठीक है, यानी कि वही वाइट पीपीटी। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा करके जुड़ जा रहा है, ये हमने पीछे ही पढ़ा है। तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन दिस रिएक्शन। और अब हमारा टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो जनरली उस पर एक कोटिंग हो जाता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि क्या होता है उसके सरफेसेस पे डिपॉजिट हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम का आप रिबन लेकर के आइएगा ना, तो उस पर क्या होगा, धीरे धीरे ओवर द टाइम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जो है वो चढ़ जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रिबन इज केप्ड इन एयर फॉर सम टाइम, वही एयर से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो कोटिंग है, जो लेयर है, प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम बर्निंग व्हेन फ्लेम इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल। तो जब भी आप उसको बर्न करना चाहिए तो ये क्या होगा, वो उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उस पर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है। तो इसके सरफेस को क्या करते हैं, द सरफेस शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड प्रेफरेबली विथ अ सैंड पेपर। सैंड पेपर जो आता है वो देखिए ना, दीवार वगैरह पे घिसने के लिए आता है वो पेपर, वो सैंड पेपर होता है। विथ अ सैंड पेपर इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो मैग्नीशियम का जो रिबन रहता है उस पर सैंड पेपर से रब किया जाता है,
ऐसे ऐसे करके उस पर रब किया था ताकि वो क्लीन हो जाए, इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बिफोर बर्निंग द रिबन इन एयर। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स हों या कुछ अगर क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हमें और जानना चाहिए या इसका आंसर मुझे और पता होना चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप वो भी हमें बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पे वीडियोस ला सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू so much for watching this video. Please like and subscribe. Thank you.